आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो सीधे तौर पर हमारी थाली में आने वाले खाने और बीमारियों के इलाज से जुड़ा है। हाँ, और इसका प्रभाव शायद हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। विषय है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और इसके चमत्कारी उपयोग। आज हमारे पास जो दस्तावेज और शैक्षिक जानकारियां हैं उन्हें पढ़ते हुए एक बात तो साफ हो जाती है कि कैसे डीएनए और जीन्स की दुनिया में छोटे छोटे बदलाव करके कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा रही है। एक पूरी तरह से नई दिशा मिल रही है इन क्षेत्रों को। सही कहा। किसी के लिए भी यह जानना बेहद रोचक होगा कि कैसे एक छोटी सी कोशिका से पूरा पौधा बनाया जा सकता है या कैसे आम से दिखने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए जीवन रक्षक दवाइयों की एक फैक्ट्री में बदल गए हैं। यही इस विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है। पर इस विषय की गहराई में जाने से पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। असल में बायोटेक्नोलॉजी मुख्य रूप से 3 अनुसंधान क्षेत्रों या कहें कि पिलर्स पर खड़ी है। अच्छा, 3 पिलर्स, वो कौन से हैं? पहला पिलर है सर्वोत्तम उत्प्रेरक यानी बेस्ट पॉसिबल कैटलिस्ट का निर्माण करना। ये कैटलिस्ट कोई उन्नत सूक्ष्मजीव हो सकता है या कोई शुद्ध एंजाइम। मतलब एक ऐसी चीज जो रिएक्शन को शुरू करे या बढ़ाए। एकदम सही। दूसरा पिलर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका काम है उस कैटलिस्ट के बेहतर तरीके से काम करने के लिए एकदम सही माहौल या ऑप्टिमल कंडीशंस बनाना, ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। हाँ, और तीसरा और आखिरी स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगर आम भाषा में कहें तो ये एक तरह की फाइनल क्लीनिंग है, जहां कचरे को हटाकर सिर्फ काम का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक निकाला जाता है। इन्हीं 3 स्तंभों पर आधारित होकर आज का विज्ञान ऐसे आविष्कार कर रहा है जो कल तक सिर्फ जादू लगते थे। ठीक है, आइए इस जादू को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट है जिसे टोटीपोटेंसी या पूर्ण क्षमता कहते हैं। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा तो यह किसी सुपर पावर से कम नहीं लगा। सुपर पावर कहना गलत नहीं होगा इसको, है ना? 1950 के दशक में ही वैज्ञानिकों ने यह जान लिया था कि एक पूर्ण पौधा किसी एक कोशिका या पौधे के एक छोटे से टुकड़े से पुनर्जनित किया जा सकता है। इसे टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसकी प्रक्रिया कितनी सटीक होती है ये देखने लायक है। बिल्कुल। इसमें होता यह है कि पौधे के किसी भाग को लेकर उसे एक विशेष पोषक माध्यम में, जहां कोई रोगाणु ना हो, बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उगाया जाता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही कम समय में हजारों पौधे बनाए जा सकते हैं, जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने मूल पौधे की कार्बन कॉपी होते हैं। हाँ, एकदम वही जेनेटिक कोड। और इस टिश्यू कल्चर की क्षमता के कारण ही एक और रोचक प्रक्रिया सामने आई जिसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण कहते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना 2 बिल्कुल अलग अलग किस्म के पौधों की ताकत को एक ही पौधे में मिला दिया जाए, यानी 2 अलग पौधों का फ्यूजन। सही। इसके लिए उन्होंने 2 अलग पौधों की कोशिकाओं को लिया, उनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को पचाकर उनका नग्न प्रोटोप्लास्ट निकाला और फिर उन्हें मिलाकर एक नया संकर पौधा बना दिया। इसका एक बहुत ही मशहूर और थोड़ा मजेदार उदाहरण है पोमैटो यानी पोटैटो और टोमेटो का मिश्रण। वैज्ञानिकों ने आलू और टमाटर के प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर एक नया पौधा बनाया जिसमें आशा थी कि जमीन के नीचे आलू उगेंगे और ऊपर टमाटर। हाँ, प्लान तो यही था, लेकिन विज्ञान में हर आविष्कार तुरंत सफल नहीं होता। पोमैटो का पौधा तो बन गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? कारण यह था कि इसमें उन सभी वांछित लक्षणों का अभाव था जो एक फसल के रूप में बाजार में टिकने के लिए जरूरी होते हैं। स्वाद, आकार और पैदावार के मामले में यह दोनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मतलब कॉन्सेप्ट सही था पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फेल हो गई। एकदम। पर इस प्रयोग ने साबित जरूर कर दिया कि 2 अलग प्रजातियों के गुणों को जोड़ा जा सकता है। और यही सोच आगे चलकर कृषि में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति का कारण बनी। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, खास तौर पे जब हम कीटों से बचाव की बात करते हैं। हाँ, विशेषकर जब हम बीटी कपास या बीटी कॉटन के जादू की बात करते हैं।
इन दस्तावेजों में विस्तार से समझाया गया है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे संक्षेप में बीटी कहते हैं, एक विशेष प्रजाति का बैक्टीरिया है जो एक विषैला प्रोटीन बनाता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है कि अगर ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक विष बना रहा है तो ये विष खुद उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? मैं भी यही सोच रही थी पढ़ते वक्त। इसका जवाब बहुत ही हैरानगेज है। यह विषैला प्रोटीन उस बैक्टीरिया के अंदर एक निष्क्रिय रूप में यानी इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक हैंड ग्रेनेड जिसकी पिन अभी निकाली नहीं गई है। अच्छा, तो बैक्टीरिया के अंदर वह ग्रेनेड बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही कोई कीट उस फसल को खाता है तो कीट की आंत का माहौल क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। उस अल्कलाइन पीएच के कारण वह निष्क्रिय विष अचानक सक्रिय हो जाता है, यानी ग्रेनेड की पिन निकल जाती है। क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। और सक्रिय होने के बाद ये विष कीट की आंत की कोशिकाओं से बंध जाता है, उनमें छेद कर देता है। और नतीजा ये होता है कि कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और उस कीट की मौत हो जाती है। यह सच में किसी साइफाई फिल्म की तरह लगता है जहां पौधे खुद अपना बायोलॉजिकल रक्षा कवच पहन कर बैठे हैं। वैज्ञानिकों ने इन क्राई जीन्स को पहचानकर कपास जैसे पौधों में डाल दिया। उदाहरण के लिए क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन्स का उपयोग कपास के मुकुल कृमि यानी कॉटन बॉलवॉर्म्स को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक या कॉर्न बोरर को नियंत्रित करता है। और इसी तरह का एक और रक्षणात्मक तरीका हमें आरएनए इंटरफेरेंस या RNAi तकनीक में देखने को मिलता है। स्रोत मटेरियल के अनुसार एक सूत्रकृमि यानी नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा। यह नाम बड़ा मुश्किल सा है, पर इसका असर बहुत खतरनाक होता है तंबाकू के पौधों पर। हाँ, यह तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करके उसकी पैदावार को पूरी तरह तबाह कर देता है। अब इस परजीवी से पौधों को बचाने के लिए जो RNAi तकनीक अपनाई गई वह सच में एक अद्भुत कोशिकीय सुरक्षा प्रणाली है। अगर इस RNAi तकनीक को थोड़ा और सरल भाषा में समझें तो यह एक तरह का बायोलॉजिकल रेडियो जैमर या स्पैम फिल्टर है। इसमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का उपयोग करके निमैटोड की विशेष जीन्स को पौधे के अंदर इस तरह प्रवेश कराया जाता है कि पौधा सेंस और एंटी सेंस दोनों तरह के RNA बनाने लगता है। और क्योंकि ये दोनों RNA एक दूसरे के पूरा किया कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये आपस में जुड़कर एक डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेते हैं, द्विसूत्रीय RNA। हाँ, जैसे ही निमाटोड इस पौधे को खाता है, यह डबल स्टैंडर्ड RNA उस निमाटोड के अंदर जाकर उसके जरूरी मैसेंजर RNA को निष्क्रिय कर देता है, यानी उसकी जरूरी सूचनाओं को जैम कर देता है। तो इसका मतलब वह दुश्मन के जेनेटिक कोड को ही ब्लॉक कर देता है। सही पकड़ा। नतीजा ये होता है कि वो परजीवी उस पौधे के अंदर अपने जिंदा रहने के लिए जरूरी प्रोटीन नहीं बना पाता और मर जाता है। तो इस सब का आखिर क्या अर्थ है? बात चाहे फसलों को कीटों से बचाने की हो या उन्हें बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाने की, जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि की पूरी तस्वीर बदल दी है। लेकिन यहाँ से थोड़ा रुख बदलते हैं। अगर हम इन्हीं तकनीकों का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभाव देखें तो वहाँ की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। चिकित्सा में इसका योगदान तो और भी क्रांतिकारी रहा है, खासतौर पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का आविष्कार। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए इंसुलिन जीवन रक्षक है, यह किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का मरीज आजकल मिल ही जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी के आने से पहले स्थिति कितनी भयावह थी। पहले के समय में जब मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी, तब इसे जानवरों, विशेषकर सुअरों और गायों के अग्न्याशय या पैंक्रियास से निकाला जाता था, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता आज के हिसाब से। हाँ, इसके दो सबसे बड़े नुकसान थे। पहला ये कि अनुमान लगाइए कि पूरी दुनिया के डायबिटीज के मरीजों के लिए कितने जानवरों की जरूरत पड़ती होगी। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा यह था कि किसी दूसरे जानवर से निकाला गया इंसुलिन मानव शरीर में हमेशा ठीक से काम नहीं करता था। एलर्जी होने लगती थी ना लोगों को। हाँ, बहुत से रोगियों में इस बाहरी प्रोटीन की वजह से गंभीर एलर्जी और प्रतिक्रियाएं होने लगती थी। यही वो समस्या थी जिसे सुलझाना सबसे जरूरी था। लेकिन लेबोरेटरी में इंसुलिन बनाना आसान नहीं था। अगर इंसुलिन की बनावट को देखें तो इसमें दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो आपस में डिसल्फाइड बॉन्ड्स यानी एक तरह के केमिकल ब्रिज से जुड़ी होती हैं। सही। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह थी
कि मानव सहित सभी स्तनधारियों में जो इंसुलिन शुरू में बनता है वह सीधे तौर पर सक्रिय नहीं होता। वह एक प्रो हार्मोन के रूप में बनता है जिसमें एक अतिरिक्त हिस्सा जुड़ा होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। हाँ, और इंसुलिन को पूरी तरह से मैच्योर और काम करने लायक बनाने के लिए इस सी पेप्टाइड का हटना बहुत जरूरी होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नई साइकिल के पीछे लगे ट्रेनिंग व्हील्स। जब तक ट्रेनिंग व्हील्स नहीं हटेंगे, साइकिल पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ पाएगी। बहुत आसान तरीका है समझने का। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि डीएनए तकनीक का उपयोग करके लेबोरेटरी में वह मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाया जाए जिसमें यह सी पेप्टाइड हो ही ना। और इसी चुनौती को 1983 में एक अमेरिकन कंपनी इलाई लिली ने बहुत ही बखूबी सुलझाया। उनका तरीका सच में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक माइक्रोस्कोपिक इंसुलिन फैक्ट्री में बदल दिया। उन्होंने किया यह कि मानव इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाओं के डीएनए अनुक्रम अलग अलग तैयार किए। फिर उन्होंने इन डीएनए सीक्वेंसेस को ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाल दिया। इस तरह उन्होंने 8 बैक्टीरिया के बैच से ए श्रृंखला बनवाई और दूसरे बैच से बी श्रृंखला। और उसके बाद का कदम और भी शानदार था। उन्होंने बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई इन दोनों श्रृंखलाओं को निकाला और टेस्ट ट्यूब के अंदर उनके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाकर उन्हें आपस में जोड़ दिया। नतीजा वो था जिसकी दुनिया को जरूरत थी। एकदम मैच्योर और शुद्ध मानव इंसुलिन तैयार था जिसमें सी पेप्टाइड की झंझट ही नहीं थी। यह चिकित्सा के क्षेत्र में सच में एक युगांतरकारी जीत थी। सिर्फ एक दवाई नहीं बनाई गई थी, बल्कि मानव डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर बैक्टीरिया से हमारे लिए काम करवाने का एक पूरा नया सिस्टम खड़ा कर दिया गया था। यही इस तकनीक की सबसे बड़ी जीत थी। सिर्फ एक बीमारी का टेम्पररी इलाज नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को हैक कर लेना जो कल तक नामुमकिन लगता था। और यही अप्रोच हमें जीन थेरेपी में भी देखने को मिलती है। हाँ, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना बहुत भावुक करने वाला था। इन दस्तावेजों के अनुसार जीन थेरेपी का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। उस बच्ची को एडीए यानी एडेनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम की कमी थी। अब यह एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के सही तरह से काम करने के लिए बेहद जरूरी होता है। सोचकर देखिए, एक 4 साल की बच्ची जिसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, उसके लिए एक साधारण सा सर्दी जुकाम भी जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल। और उस समय तक इसका आम इलाज या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता था या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहां मरीज को बार बार इंजेक्शन के द्वारा सक्रिय एडीए दिया जाता था। लेकिन ये दोनों ही तरीके पूरी तरह से असरदार नहीं थे, है ना? हाँ, तब जीन थेरेपी ने एक ऐसी किरण दिखाई जिसने बीमारी को जड़ से मिटाने का रास्ता खोला। इस प्रक्रिया में मरीज के रक्त से लिम्फोसाइट्स, जो एक तरह की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और इम्यून सिस्टम का मुख्य हिस्सा हैं, उन्हें निकालकर शरीर के बाहर लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। फिर उसमें वो मिसिंग जीन डाला जाता है। सही। एक रेट्रोवायरल वेक्टर जो एक तरह का डिलीवरी ट्रक का काम करता है, उसका उपयोग करके इन कोशिकाओं में एक सक्रिय और ठीक एडीसीडीएनए डाला जाता है। एक बार जब इन कोशिकाओं में सही जीन आ जाता है तो इन्हें आनुवांशिक रूप से ठीक की गई कोशिकाओं को वापस मरीज के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक समस्या यहाँ भी थी। ये कोशिकाएं अमर तो होती नहीं है, इनका एक जीवन काल होता है और उसके बाद ये मर जाती हैं। इसलिए मरीज को समय समय पर इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की डोजेस चढ़ानी पड़ती हैं। यह एक स्थायी इलाज नहीं था। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या जीन थेरेपी से किसी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? और इसका उत्तर क्या मिला वैज्ञानिकों को? इसका उत्तर विज्ञान यही देता है कि अगर हमें स्थायी इलाज चाहिए तो हमें बीमारी को उस स्थिति में पकड़ना होगा जब जीवन शुरू हो रहा होता है। अगर बोन मैरो की कोशिकाओं से निकाले गए अच्छे जीन्स को भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कोशिकाओं में डाल दिया जाए, तभी एक स्थायी इलाज बन सकता है। क्योंकि उस शुरुआती दौर में कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो रही होती हैं। बिल्कुल, और पूरे शरीर का निर्माण कर रही होती हैं। अगर तब उनमें सही कोड डाल दिया जाए तो आगे बनने वाली हर कोशिका बिल्कुल स्वस्थ होगी। चिकित्सा में सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि बीमारी को पहचानने के तरीकों में भी जैव प्रौद्योगिकी ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। यही हम आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। आमतौर पर होता यह है कि किसी बीमारी का पता तब चलता है जब उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक रोगाणुओं की संख्या शरीर में बहुत बढ़ चुकी होती है और तब इलाज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ आती है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसी तकनीक, जो बीमारी के लक्षण आने से पहले ही रोगाणुओं की पहचान कर सकती है।
पीसीआर को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये एक बायोलॉजिकल फोटोकॉपियर की तरह काम करता है। अगर किसी बीमारी के रोगाणु का डीएनए या आरएनए शरीर में बहुत ही कम मात्रा में है, जिसे आम टेस्ट नहीं पकड़ सकते, तो पीसीआर उस छोटी सी मात्रा को बढ़ाकर यानी एम्प्लीफाई करके करोड़ों कॉपीज बना देता है, जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। आजकल इसका उपयोग एचआईवी की शुरुआती पहचान करने और कैंसर के रोगियों में म्यूटेटेड जीन्स का पता लगाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा एलिसा नामक तकनीक का भी जिक्र है, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। यह संक्रमण की पहचान सीधे रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न एंटीजन की उपस्थिति से या उनके खिलाफ शरीर में बने एंटीबॉडीज को पकड़कर करती है। अब जब हम कोशिकाओं को हैक करने, बैक्टीरिया से मेडिसिन बनाने और जीन्स को ठीक करने की बात कर ही रहे हैं, तो चर्चा को उन जीवों की तरफ मोड़ते हैं जिनके बिना ये सब अनुसंधान शुरू ही नहीं हो पाते, परजीवी जानवर या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे जानवर जिनके डीएनए में कोई बाहरी जीन डालकर उन्हें जानबूझकर बदल दिया गया हो। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक चीज जो चौंकाती है वो ये है कि दुनिया में जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, उनमें 95% से ज्यादा सिर्फ चूहे हैं। आखिर चूहे ही क्यों? इसके पीछे बहुत ठोस वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल कारण हैं। चूहों और मनुष्य का डीएनए बहुत हद तक मिलता जुलता है। चूहों पर जीन्स के प्रभाव का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि वही जीन मानव शरीर में कैसे काम करेगा। यानी उनका उपयोग मानव रोगों के डिजीज मॉडल के रूप में होता है, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और अल्जाइमर्स जैसी जटिल बीमारियां कैसे विकसित होती हैं। हाँ, और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी। इसके अलावा नई दवाओं की सेफ्टी टेस्टिंग यानी आवेशालुता सुरक्षा परीक्षण के लिए भी चूहों का उपयोग होता है। किसी भी नई वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने से पहले इन्हीं ट्रांसजेनिक चूहों पर उसकी सुरक्षा की जांच की जाती है। इन सब उदाहरणों में एक बड़ा ही रोचक और थोड़ा चौंकाने वाला किस्सा 1997 की पहली ट्रांसजेनिक गाय, जिसका नाम रोजी था, उसका है। इस गाय को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह दूध देने वाली आम गाय नहीं बल्कि एक तरह की बायोलॉजिकल फैक्ट्री बन गई थी। हाँ, रोजी के दूध में मानव प्रोटीन पाया गया, करीब 2.4 ग्राम प्रति लीटर मानव अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। यह वही प्रोटीन है जो मानव शिशु की माता के दूध में पाया जाता है। इसका मतलब ये था कि रोजी का दूध किसी भी आम गाय के दूध के मुकाबले छोटे बच्चों के लिए कहीं ज्यादा संतुलित और पोषक था। सोचकर अजीब लगता है कि दो बिल्कुल अलग प्रजातियों के बीच की रेखा को इस तरह मिटा दिया गया। ये सच में विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि है जो दिमाग घुमा देती है। लेकिन जब हम प्रकृति के नियम के साथ इस स्तर पर छेड़छाड़ करते हैं, एक जानवर को मानव जैसा प्रोटीन बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो इसके ढेर सारे नैतिक और कानूनी मुद्दे भी सामने आते हैं। बिल्कुल। जो जानकारी हमारे सामने है वह बायोपायरेसी और पेटेंट के जटिल मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए हम सबके घरों में पकने वाले बासमती चावल का ही किस्सा ले लीजिए। भारत में बासमती चावल की लगभग 27 पहचानी गई किस्में हैं जो सदियों से यहाँ के किसान उगाते आ रहे हैं। इसकी खुशबू और स्वाद का जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन इस परंपरागत ज्ञान को लेकर एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब 1977 में एक अमेरिकन कंपनी ने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से इसी बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया। उन्होंने किया यह कि भारतीय बासमती को कुछ अर्ध बौनी किस्मों के साथ क्रॉस करा दिया और दावा किया कि उन्होंने एक नई किस्म का आविष्कार किया है। इस पेटेंट की वजह से वो कंपनी इस नई किस्म पर एकाधिकार जमा बैठी, जिसका मतलब ये हो सकता था कि भारत के किसान और व्यापारी जो सदियों से इसे उगाते आ रहे हैं, उन्हें इसे बेचने या निर्यात करने में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता। ये मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपनी R&D और अनुसंधान के बल पर नई किस्में बनाने का दावा करती हैं और अपने निवेश के लिए पेटेंट चाहती हैं, और दूसरी तरफ वो परंपरागत ज्ञान है जो किसी देश के किसान पीढ़ियों से सहेज कर रखे हुए हैं। और जब बिना अनुमत और बिना उचित मुआवजा दिए किसी दूसरे देश के जैव संसाधनों या परंपरागत ज्ञान का उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है तो उसे बायोपेरेसी कहा जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि हक और नैतिकता का भी है। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन तकनीकों और अनुसंधानों पर निगरानी रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था हो,
भारत में इस तरह के मुद्दों को सुलझाने और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कामों को रेगुलेट करने के लिए ही GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति किन बातों का ध्यान रखती है मुख्य रूप से? यह समिति इस बात का ध्यान रखती है कि GM अनुसंधान कितना वैध है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और आम लोगों या पर्यावरण के लिए GM जीवों को प्रस्तुत करना कितना सुरक्षित है, ताकि विज्ञान की इस बेपनाह ताकत का उपयोग जिम्मेदारी के साथ हो सके। सही मायनों में देखा जाए तो विज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी ने हमें पृथ्वी पर जीवन के सबसे मूलभूत कोड DNA को पढ़ने और लिखने की क्षमता दे दी है। लेकिन इस असीम क्षमता के साथ एक उतनी ही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी आती है ना? बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो हमने पाया कि कैसे एक टेस्ट ट्यूब में उगते टिश्यू कल्चर से लेकर तंबाकू के पौधों में दुश्मन को ब्लॉक करने वाले RNA जैमर तक, कैसे लेबोरेटरी में बैक्टीरिया से बनने वाले शुद्ध इंसुलिन से लेकर एक 4 साल की बच्ची के DNA को ठीक करने वाली जीन थेरेपी तक, जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि और चिकित्सा की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसने चूहों और गाय जैसे ट्रांसजेनिक जानवरों जैसी तकनीकें दी हैं, जो बीमारियों का जड़ से पता लगाने में मदद कर रही हैं। लेकिन इसने पेटेंट और बायोपायरेसी जैसे जटिल सवाल भी खड़े किए हैं, जिनका समाधान अभी तक ढूंढा जा रहा है। यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। जो खाना टेबल पर आता है, जो चावल पकता है, या बीमार पड़ने पर जो दवाइयाँ और वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा, जटिल और हैरतअंगेज विज्ञान काम कर रहा है। फसल को कीटों से बचाने से लेकर किसी ऐसी बीमारी का PCR के जरिए पहले से पता लगाना, जो अभी तक शरीर में उभरी भी नहीं है, ये सब हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार दे रहा है। इन सब पर चर्चा करते हुए एक विचार जहन में आता है। जब हम पौधों को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो अपने ही कीटनाशक खुद बनाएं, जब हम E. कोलाई जैसे बैक्टीरिया को दवाइयों की फैक्ट्री में बदल सकते हैं और जानवरों को मानव जैसे प्रोटीन उगालने के लिए डिजाइन कर सकते हैं, तो भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर होगा, तो क्या हमारा अस्तित्व पूरी तरह से ऐसी लेबोरेटरी में डिजाइन किए गए नए जीवों पर ही निर्भर हो जाएगा? प्रकृति और मानव आविष्कार के बीच की यह रेखा आगे चलकर आखिर कहाँ मिट जाएगी? यह वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर सभी को रुककर सोचना चाहिए। हमें इस पर विचार करना ही होगा। आशा है इस गहरे विश्लेषण ने सभी को सोचने का एक नया नजरिया और नए तथ्य दिए होंगे। अगले ऐसे ही किसी रोचक और गहरे विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।